अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। राजा ऑनलाइन के एक बिल्कुल नए फ्रेश एपिसोड के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और इस वक्त हमारा सेगमेंट है तू तू मैं में। और तू तू मैं में जो आज हमारे गेस्ट हैं, ये एक बस ड्राइवर हैं, ठीक है, जो कि बड़े बेबस हैं। बेबस ये पब्लिक के लिए हैं, क्योंकि ये पब्लिक के पैसेंजर्स के इख्तियार में ही नहीं है, उनके काबू में ही नहीं आते। ये असल में सुपर हाईवे पे जो बसें चलती हैं, उन बसों के ड्राइवर हैं, जो कि कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सक्खर, खैरपुर, उस रूट पे जो बसें जाती हैं, या हैदराबाद से कराची, तो वहाँ के ड्राइवर्स का तो आपको पता है ना कि किस स्पीड में जाती हैं। तो इसी मुनासबत से इनका नाम है मौलादाद स्पीड। ठीक है जी, मौलादाद साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मौलादाद साहब, हम आपको अपने शो राजा ऑनलाइन के इस सेगमेंट तू तू मैं में खुश आमदीद कहते हैं। तो आपका नाम मौलादाद स्पीड है। अरे आगे से तो ऑटो चरिया। मौलादाद स्पीड साहब, पैसेंजर्स को आपसे कुछ शिकायतें हैं। साईं, हमको भी पैसेंजरों से कुछ शिकायतें हैं। खैर, पहले आप पैसेंजरों की शिकायतें हम तक पहुंचाओ, फिर हम अपनी शिकायतें पैसेंजरों तक पहुंचाएंगी। मौलादाद साहब, पैसेंजर्स को शिकायत यह है कि जब आप हाईवे पे बस चला रहे होते हैं तो आप किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मर्जी से रोकते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई बोले कि जी मुझे छोटा करना है या बड़ा करना है, बड़े में तो शायद दोनों उंगलियां दिखाते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे इसका इशारा पता है ना, इसका मतलब था छोटा करने जाना है, तो आप रोकते नहीं हैं। तो ये आप जुल्म क्यों करते हैं? साईं, दरअसल बात ये है कि ये जो पैसेंजर होते हैं ना, ये किसी चीज पे भी ना मुतमईन नहीं होते हैं। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हम बाबा हर एक की फरमाइश पे हम रुकने लग गए तो कराची से हैदराबाद का जो रास्ता है ना 2-2.5 घंटे का, तो हमको तो लगता है फिर हम 3-4 दिन के बाद ही रास्ता पूरा करेंगे। अभी साईं हनीफ राजा आपको एक वाकया सुनाता हूँ। ये हमने पैसेंजरों की फरमाइश पे जगह जगह रोकना क्यों छोड़ा है। एक दफा मैं बस लेके बड़ी स्पीड में कराची से बाबा सक्खर जा रहा था। हम हैदराबाद क्रॉस कर गए, इससे पहले एक बुढ़िया माई हमको बार बार पूछती थी कि बेटा ये हैदराबाद कब आएगा। हम बोला माई आ जाएगा, आप फिक्र नहीं करो, आपकी मौत से पहले ही आएगा। फिर सो जाती थी। हम भी भूल गए ना बाबा, हम कंडक्टर तो नहीं है ना, हम तो ड्राइवर है। अभी हम स्पीड में जा रहा था, हैदराबाद क्रॉस हो गया, हमारे दिमाग से निकल गया। तो वो माई उठी, बोली हैदराबाद कब आएगा। तो कंडक्टर बोला हैदराबाद तो हमारी गुजर गया है। उसने तो आप यकीन करें साईं, इतना शोर डाला है, इतना शोर डाला है, मैंने गाड़ी को वापस हैदराबाद की तरफ मोड़ा जहां हम सक्खर रहे थे। वापस हैदराबाद की तरफ मोड़ा, मैं हैदराबाद पहुंचा। मैंने कहा अम्मा जी हमको माफी दो, गलती हो गई है, अभी आप उतरो। उसने हमारी बात को सुना ही नहीं। उसने एक दवा की पैकेट निकाली, उसमें से दवाई खाई, बोली चलो सक्खर। मैंने कहा आपको हैदराबाद नहीं जाना। बोलती नहीं, हमको तो सक्खर जाना है। असल में डॉक्टर ने बोला था कि कराची से जब हैदराबाद पहुंचो तो ये दवाई खा लेना। अभी आप मेरे को बताओ सही, हम हर एक की फरमाइश पे कैसे रुकें? मौलादाद स्पीड साहब, आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं। देखिए, आपकी तमाम बातें ठीक है, लेकिन पैसेंजर्स का ये कहना है कि सुपर हाईवे पर आपकी बस में अगर कोई बैठता है तो आप उधर रोकते हैं अपनी मर्जी से उस होटल में जहां आपको खाना वगैरह मुफ्त मिलता हो, ठीक है ना, चाहे वहां पे वॉशरूम हो ना हो। बंदा, अब एक नेचुरल कॉल होती है ना, तो एक प्रेशर होता है, तो वो क्या करे, लेकिन आप अपनी मर्जी से रोकते हैं। एक तो बाबा हमारी समझ में ये नहीं आता है कि जब आप एक लंबा सफर करने निकले हो ना, तो आप घर से ही छोटा बड़ा जो आपको करना है वो आप घर से करके निकलो। अभी हम तो जिम्मेदार नहीं ना कि आपको कभी छोटा आ जाएगा कभी बड़ा आ जाएगा। अभी आप ये काम करके तो घर से निकलो ना। अभी छोड़ो, ये पैसेंजर तो शिकायतें मारता ही रहेगा, और सारा जो शिकायत का मलबा है ना ये ड्राइवर पे डालेगा। अभी आप हमारा शिकायत सुनो कि मौलादाद स्पीड को पैसेंजरों से क्या शिकायत है।
ठीक है मौलादाद साहब, आप भी बताइए, आपको पैसेंजर से क्या शिकायत है? अभी देखो मेजबान साईं हनीफ राजा, आप समझदार आदमी हो, आप मेरी बात को समझोगे। देखो ये जो पैसेंजर लोग हैं ना, इनको भी आप समझाओ अपने प्रोग्राम के जरिए कि भाई बस में आप बैठते हो, आप लंबा सफर कर रहे हो, कराची से हैदराबाद जा रहे हो, सक्खर जा रहे हो, आप लाहौर जा रहे हो, आप हाईवे पे हो या मोटरवे पे, इन बसों को आप गंदा नहीं करो ना बाबा। अभी मूंगफलियां चटर पटर खाते हैं, उसका कचरा फेंकते हैं, उसके छिलके, उसके बाद चिप्स खाते हैं, चिप्स समझते ना आप? हाँ, चिप्स खाते हैं, चिप्स का खाली थैली मैली क्या बोलते हैं, रैपर, वो फेंकते हैं। तो भी आप बताओ कि ये सारा कचरा करना अच्छी चीज है? अरे बाबा एक और बात सुनो, ये मूंगफलियां और चिप्स खाना तो छोटा मोटा बात है, अरे इसका तो खैर है। अरे गंडेरियां चूस चूस के उसका कचरा बस में फेंकते हैं। हे घोड़ा रे घोड़ा, एक दफा तो गंडेरियों की वजह से, गंडेरियां चूस के फेंकने की वजह से बस में झगड़ा हो गया है। अरे मौलादाद स्पीड साहब, गंडेरियां चूसने से बस में कैसे झगड़ा हो गया? साईं हुआ ये कि एक पैसेंजर हमारा था नहीं, वो गंडेरियां बस में चूस रहा था और पीछे छिलके फेंक रहा था। तो पीछे वाला एक पैसेंजर बैठ के कैच करता था वो छिलके और फिर चूसता था। जो गंडेरियां खा के फेंक रहा था उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने कहा आपको शर्म नहीं आता है, हम गंडेरियां चूस चूस के फेंकता है, आप कैसा गंदा आदमी है, आप तो कंजूस आदमी है, चूसा हुआ गंडेरी चूसता है, खरीद नहीं सकता। उस आदमी ने बाबा उसको बोला कि अरे हमसे ज्यादा कंजूस तो तुम है, क्योंकि तुम तो गंडेरी में थोड़ा सा भी रस नहीं छोड़ता है। इस बात पे दोनों कंजूस लोगों में झगड़ा हो गया है। मैंने आपकी बातों से अंदाजा लगाया है कि आपको मूंगफली के छिलके, चिप्स के रैपर, ये कचरा करने से आपको इतना गुस्सा नहीं आता जितना गुस्सा आपको इस बात पर है कि गंडेरियों के छिलके क्यों फेंकते हैं। इसकी वजह क्या है? साईं असल में ये जो गंडेरियों के छिलके हैं ना, ये हमारा स्टाफ खुद समेटता है, हमारा फैक्ट्री है। हम ये छिलके ले जाते हैं, मशीन में डालते हैं और उसमें दोबारा गंडेरियों को बना के उसमें रस भरते हैं, गन्ने का रस। नहीं आप परेशान नहीं हो, ये हो सकता है ये फैक्ट्री हमने खुद लगाया है। एक दफा हमारा जो एक स्टाफ का आदमी था ना, वो चरसी था, समझ गए ना, तो उसने क्या किया, नशे में गंडेरी में आम का जूस भर दिया। पैसेंजर तो बड़ा खुश हुआ, बोला कुदरत का शान देखो रे बाबा, हे गंडेरी लेकिन मजा आम का आ रहा है, ये हम कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। देखिए सुपर हाईवे पे सफर करने वाले जो कराची से हैदराबाद, सक्खर, रोड़ी आगे तक जाते हैं, खैरपुर वगैरह, तो उनको शिकायत ये है कि आप एक तो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, दूसरा आप उसमें बेहंगम और शोर शराबे वाले गाने बजाते हैं। अरे साईं हनीफ राजा, तेज आवाज में गाना हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि हमको नींद ना आवे। अगर हम ड्राइवर लोग सो गए तो समझो सब सो गए। नहीं डरो नहीं, बात को समझो आप समझ गए हैं ना, बस यही मसला मसाइल है और कुछ नहीं है बाबा। चलो अभी हमारा जो है ना बस निकलने का टाइम हो रहा है, सोराबकोट से हमको बस लेके जो है हैदराबाद भी जाना है, तो हमको बाबा इजाजत दो, बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलादाद साहब, आप तशरीफ लाए हमारे शो में और हमारे शो के सेगमेंट तू तू मैं में। व्यूअर्स, ये थे मौलादाद स्पीड जो कि सुपर हाईवे की बस के ड्राइवर हैं, जो कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सक्खर और उससे आगे तक जाती है, या सक्खर हैदराबाद और कराची वापस आती है। तो मौलादाद स्पीड साहब बहुत स्पीड में है, अभी तो हम इनसे बातें करते तो ये अपनी स्पीड और बढ़ा लेते, इसलिए मैंने सोचा कि अब सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। आपकी शिकायतें इन तक पहुंच गई हैं, इनकी शिकायतें आप तक पहुंच गई हैं जो पैसेंजर्स हैं। तो इस वक्त हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, अभी शो जारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे पास सेगमेंट है टैलेंट ऑनलाइन। एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वक्त हमारा सेगमेंट है टैलेंट ऑनलाइन, और टैलेंट ऑनलाइन में जैसे कि मैं आपको हर एपिसोड में बताता हूं कि आप अपना टैलेंट हमें भेजिए, अपने मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड कीजिए और नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप हमें सेंड कर दीजिए। आप कोई कॉमेडी करना चाहते हो, आप कोई जोक करते हो, फ़नी वीडियो बनाते हो, आप डांस करना जानते हो, आप गाना गाना जानते हो, आप वो वीडियो बना के हमें भेजिए और हम अपने स्क्रीन पे राजा ऑनलाइन में अपने सेगमेंट टैलेंट ऑनलाइन में आपको वो सब कुछ दिखाएंगे। तो एक ऐसे ही हमारे टैलेंट हैं जो बहुत अरसे से हमें वीडियोस भेज रहे थे और उनकी वीडियोस को बहुत पसंद किया जा रहा था। वो फनी वीडियोस थी और बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे। जैसा कि मेरा वादा था कि जिसकी वीडियो बहुत अच्छी होगी हमारी ज्यूरी फैसला करेगी और फिर आपको यहाँ शो में बुलवाया जाएगा। तो हमने उनको सेलेक्ट किया, हमारी ज्यूरी ने उनको सेलेक्ट किया और आज हमारे शो में वो मौजूद हैं। पहले तो उनकी ये वीडियो देखिए आप। भाई भाई तेरी गर्लफ्रेंड गुजर गई। अबे मेरी गली से। दहशत रख तो शेर जैसी, वरना खौफ तो गली के कुत्ते भी पैदा कर देते हैं। लोगों ने हमें सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि लोगों का काम था और हमारा नाम था। वीडियो देखी जी। इन साहब का नाम है जिनकी ये फनी वीडियो आप देख रहे थे, इनका नाम है मोहम्मद उसामा शेख। आज मेरे साथ मेरे शो में मौजूद हैं मोहम्मद उसामा शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है सर। आपके यार वीडियोस तो बहुत फनी होते हैं और इस वक्त तो आप मुझे इंटरव्यू देते हुए ऐसे बैठे हुए जैसे पुलिस को बयान देने बैठे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इस पे थैंक यू। अच्छा, टेंशन क्या है ये बताइए? कोई टेंशन है या कैमरा देख के ज़रा टेंशन में आ गए हो? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है सर। हाँ, क्योंकि देखें वो जो आप लोग वीडियो बनाते हैं ना मोबाइल के कैमरे पे, वो तो घर की वीडियो होती है, उसमें तो कुछ भी कर लो। जब एक एनवायरनमेंट होता है ना स्टूडियो का, वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाना, ये टैलेंट से भी बढ़ के टैलेंट होता है सर बस आपके साथ बैठने की एक ख्वाहिश थी। अच्छा। वो पूरी हो गई तो इस वजह से थोड़ा टेंशन में आ गए। नहीं नहीं, इसमें टेंशन की क्या बात है यार, मैंने अपना जहर खुशी निकलवा से दिया थोड़ी है। टेंशन है ये। कोई टेंशन नहीं है, हंसते मुस्कुराते मुझे इंटरव्यू दो। अच्छा, ये वीडियोस आप कब से बना रहे हैं फनी वीडियोस? टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए। अच्छा जी सर। तो आप उसको जब अपलोड करते हैं तो लोगों का फीडबैक आता है? जी बिल्कुल, अच्छे कमेंट्स आते हैं लोगों के। हाँ। और लाइक्स आते हैं, लोग पसंद करते हैं बहुत वीडियो को। अच्छा, फ्रेंड्स बन जाते हैं बहुत से लोग तो। अरे वेरी गुड। तो कोई लड़की, खूबसूरत सी लड़की फ्रेंड बनी आपकी? जी, लड़की तो फ्रेंड्स बनी है लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है सर अच्छा उनके साथ वीडियोस वगैरह करें। अच्छा अच्छा, वो कहते हैं कि आपके साथ वीडियो बनाए वो? जी, जी। वो लड़कियां कहती हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ बड़ी खूबसूरत लड़की ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हो, आपने एक्सेप्ट कर ली हो और जब आप उससे मिलने पहुंचे हो तो पता चले वो तो उसकी नवासी की थी तस्वीर, असल में उसकी नानी निकली? ऐसा हुआ तो कभी नहीं हुआ। हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होगा भी नहीं लाइफ में। अच्छा, होगा भी नहीं, डर गया। ठीक है, चले कोई बात नहीं, ये तो सब कुछ चलता रहता है। अच्छा, ये बताएं कि जब ये आप कोई वीडियो बनाते हैं तो कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होता है या किसी भी गाने पे आप लिपसिंग कर लेते हैं, किसी जोक पे आप लिपसिंग करते हैं, क्या करते हैं? बस कोई भी जैसे गाना हो गया या जोक हो गए, हाँ। लिपसिंग मैं कर लेता हूँ उस पर ना। अच्छा वैसे इतना दिमाग में सोच के कुछ भी नहीं जाता। अच्छा। कि ये बनानी है, ये बनानी है। तो दिमाग में नहीं सोचते तो क्या करते हो? गुर्दे में सोचते हो? तो दिमाग में ही तो सोचता है यार आदमी, ठीक है ना? अच्छा, अब पता क्या हो गया है व्यूअर्स, इस वक्त हुआ यह है कि फेसबुक पे हर वो आदमी स्टार बन गया जिसकी फैमिली में 100 लोग हैं। उसने सबको ऐड किया और उसने कोई अपनी तस्वीर डाली और सब उसको बताते हैं, कल आपकी वो तस्वीर देख रहे थे, वो महल्ले में ना मगरूर होके घूम रहा होता है कि मैं भी स्टार बन चुका हूँ। हवा कब निकल जाती है? जब वो इन स्टूडियोज़ के कैमरास के सामने आके बैठते हैं तो उनको पता चलता है कि यार ये तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, ठीक है ना? आजकल आप में अगर टैलेंट है तो मोबाइल आपको स्टार बना देगा। जब आप अपनी वीडियो 2 साल से डाल रहे हैं उसामा जी सर। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको आम पब्लिक पहचानती है या नहीं पहचानती? जी बिल्कुल पहचानती है। कुछ रिश्तेदार भी हैं जो इस वजह से और बात करना चाहते हैं कि अच्छा। फेमस हो रहे हो आप, वरना जो पहले पूछते भी नहीं थे अब वो भी मिलते हैं, दोस्त यार वगैरह। अच्छा पहले पूछते भी नहीं थे वो आपको, तो इस वजह से आपका हौसला और बढ़ रहा है इसमें। जी जी बिल्कुल सर। ठीक 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 ठीक। अच्छा, मैं आपसे 1-2 सवालात और करूंगा, लेकिन इस वक्त आपकी ये वीडियो देखते हैं।
वेरी गुड, बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो अब आप यही करते रहेंगे या आप कोई बिजनेस भी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, क्या करते हैं आप? प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। ये सवाल पूछने का मकसद सब लोगों को पैगाम ये देना था कि ये सब चीज़ें दुनिया में चलती रहती हैं, ज़िंदगी में सब कुछ शामिल होता है, लेकिन अपने प्रोफेशन को, अपने काम को और जो भी आपका टारगेट है उसको मत छोड़िए, उसको ज़रूर जारी रखिए, ठीक है ना? अच्छा, वीडियोज़ में आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि घरेलू हों, इस तरह की वाहियात ना हो और उसमें वल्गैरिटी ना हो? जी बिल्कुल सर। क्यों रखते हैं इस बात का ख्याल? हमारी भी फैमिली देखती है और दूसरी की भी फैमिली देखती है, तो उनकी फैमिली भी हमारी फैमिली की तरह है सर, इस वजह से ख्याल रखना पड़ता है थोड़ा। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है, अब आपको कैसा लगा मेरे शो में आके? तबीयत में कुछ इफाका महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बस खुशी से आप ये पूछ लें क्या हो रहा है अभी। क्या हो रहा है बता भाई, मैं एम्बुलेंस बुलवा लूँ फिर? हैं? बस एक ख्वाहिश पूरी हो गई आपके साथ बैठने की सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप आए। तो व्यूअर्स, उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग अपनी कोई वीडियो, अपना कोई जोक, अपनी कोई भी टैलेंट वाली कोई भी चीज़, आप गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो, कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, आप हमें भेजिए और नंबर्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, इन नंबर्स पे भेजिए। हम आपको K21 के शो राजा ऑनलाइन में वो तमाम चीज़ें ऑन एयर करके दिखाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी और आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। और जिसकी बहुत अच्छी होगी तो उसामा की तरह वो हमारे गेस्ट भी आके बनेंगे यहाँ पर और बैठेंगे और ज़्यादा शोहरत होगी। तो उसामा से हम लेंगे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद उसामा शेख, आप तशरीफ लाए। इसी तरह अच्छे अच्छे बेहतरीन से वीडियोस आप बनाते रहें, फ़नी वीडियोस, लेकिन होने वो घरेलू चाहिए, ठीक है? और फिर अच्छी अच्छी वीडियो हमें आप भेजिए, मज़ीद हम आपको दिखाएंगे। तो व्यूवर्स, मैं इस वक्त जाऊंगा एक ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अगर वक्त हुआ तो उसामा की कुछ वीडियोस आपको और दिखाते हैं, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमारा सेगमेंट होगा सेलिब्रिटी ऑनलाइन। तो एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, राजा ऑनलाइन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त हमारा सेगमेंट है सेलिब्रिटी ऑनलाइन। सेलिब्रिटी ऑनलाइन में आज हमारी जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं, बहुत खूब गाती हैं। अल्लाह ने उनको बड़ी खूबसूरत आवाज़, बड़ी खूबसूरत शक्ल दी है और उनका ज़ौक़ भी बड़ा ही बाज़ौक़ है। उनकी सिलेक्शन, उनका इंतखाब, उन्होंने अपनी गायकी के लिए जिस कलाम का, जिस शायर का इंतखाब किया वो बर्रे सग़ीर के नामवर शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं। और उनका कलाम गाना आसान बात नहीं है, जिसको ये बड़ी ही आसानी के साथ गाती हैं। मौजूद हैं हमारे साथ गानिया शाह। अस्सलाम वालेकुम गानिया। वालेकुम सलाम हनीफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अपने शो राजा ऑनलाइन में खुशामदीद कहता हूँ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, आप ये बताइए कि फैज़ साहब का कलाम आप गाती हैं। फैज़ साहब को तो जो लोग पढ़ते हैं वो बड़े फैज़याब होते हैं और जो बेफैज़ होते हैं वो फैज़ साहब को समझ नहीं पाते। तो आपके जहन में कैसे आया कि बहुत सारे शायर हैं और सारे ही अच्छे हैं, तो फैज़ साहब के कलाम को आपने क्यों मुंतखब किया अपनी गायकी के लिए? कहना बहुत मुश्किल है और करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को सुना और जब मैंने पढ़ा और जिनको मैंने सुन के इस चीज़ को फॉलो किया और जिनको मैं फॉलो करती हूँ, तो मैंने उसको रियलाइज़ किया कि यार हम जो गा रहे हैं वो कुछ और है और जो हमें गाना चाहिए वो कुछ और है। आप किन को फॉलो करती हैं, कौन है? डेफिनेटली आप सबको पता है जी, फैज़ को जिस चीज़ से उनको फैज़ मिला है, जिनका नाम पाकिस्तान की बड़ी आर्टिस्ट और मेरे उस्ताद मोहतरम में उनका नाम यही है कि नाम है कि मैं उनको फॉलो करती हूँ। टीना सानी का नाम डेफिनेटली इस पाकिस्तान के बड़ा स्टार है जी जी, और उनको ही मैं फॉलो करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो आपका अदब है, सादतमंदी है आपकी। और टीना सानी साहिबा बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, बहुत खूब गाती हैं। अच्छा, बाकी बातें भी आपसे होती रहेंगी। अब आप हमारे शो में आई हैं, हमारे शो में ऑनलाइन मौजूद हैं, तो बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि मैं भी, हमारे व्यूवर्स भी फैज़ साहब का कोई उम्दा सा कलाम आपकी ज़बानी सुने। अच्छा जी, जो सबसे मुझे अच्छी लगती है और ज़ाहिर है जो लोगों को भी बहुत पसंद है और जो फैज़ साहब की सबसे मशहूर गज़ल है और जो फैम है, तो मैं उसका एक आपको अस्ताई ज़रूर सुनाऊंगी। बाहर आई तो
एक बार लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब सारे शबाब सारे जो तेरे होठों पे मर मिटे थे जो मिटे के हर बार फिर जिए थे। वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब गानिया शाह, बहुत अच्छा आपने सुनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, मैंने जब आपको पहली दफ़ा सुना था तो आपकी एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी एक ऑडिटोरियम में, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची जी वहाँ पे, और क्योंकि MTI थिएटर के शहजाद हैदरी साहब मैनेज करते हैं आपके शोज़ वगैरह, जी जी माशाल्लाह। तो उन्होंने इनवाइट किया, उनका शुक्रिया। मैंने वहाँ सुना और मैं तो भाई आपका फ़ैन हो गया। मैंने कहा क्या खूब, क्या उम्दा गा रही हैं। तो ऐसे ही आर्टिस्ट को तो छुप के नहीं रहना चाहिए ना, उनको तो स्क्रीन पे आना चाहिए, दुनिया के सामने अपेयर होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी मकबूलियत में माशाल्लाह इजाफा हो रहा है, उसकी एक वजह आपकी यकीनन रियाजत भी होगी। तो इसके लिए प्रॉपर रियाज करती हैं या बस अल्लाह का नाम लेके आग में कूद पड़ती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो सिंगर हैं वो तो बस अल्लाह का नाम लेते हैं और वो आग में कूद पड़ते हैं, फिर जल के ही बाहर निकलते हैं। बिल्कुल हनीफ, आप सही कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नाम है कि मैं ऐसे ही कूद जाती हूँ या आग में कूद जाती हूँ जैसे कि आप मुझे कह रहे हैं। आग में कूदने से मुराद ये कि ऑडियंस नहीं, में? नहीं, मैं आग में कूदना नहीं चाहती, मैं पानी में डूबना चाहती हूँ और डूब के गाना चाहती हूँ। और इस अच्छा, चीज शुक्र है को आपने नहीं किया शर्म से। है क्या मतलब? अच्छा, फिर नहीं 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 रिपीट किया नहीं, एक्चुअली जिस चीज़ को मैं कर रही हूँ और उसके लिए रियाज बहुत ज़रूरी है। और मैं नहीं, और जितने भी उस्ताद मोहतरम हैं, जो भी उस्ताद हमें सिखाते हैं और कोई भी आर्टिस्ट हो, तो वो एक ही सजेस्ट आपको करते हैं कि जी आपको अगर कुछ करना है, अगर कुछ बनना है तो उसके लिए आपका रियाज होना बहुत ज़रूरी है। और रियाज करते ही करते आपको सब कुछ आता है। और मैं रियाज करती हूँ माशाल्लाह। मेरे एक उस्ताद नहीं है, 3 से 4 उस्ताद हैं और माशाल्लाह हफ्ते में मेरी 2 से 3 जो मेरी बड़ी ग्रैंड रिहर्सल्स होती हैं और रेगुलर्स मेरे रियाज होता है, जिसमें 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे मेरा रेगुलर रियाज होता है। तो अच्छा, जब आपने गाना शुरू किया गानिया शाह, तो लोगों ने आपको ये मशवरा भी दिया होगा कि भाई आप तो अभी यंग हैं, आपकी कोई इतनी एज नहीं है, तो आप तो कुछ पॉप भी गा सकती हैं, कोई हल्ला गुल्ला भी हो सकता है। तो आपने ये गीत गज़ल को और इतना ज़्यादा मतलब गहरा कलाम फैज़ अहमद फैज़ साहब का आपने चुना, तो किसी ने ये बातें की थी उस वक्त जब आपने शुरू किया? वही मैं आपको एक, आपने बिल्कुल सही कहा हनीफ। एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगी। जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा और याद करा, मैंने इसको सीखा और सीख रही थी, तो उस वक़्त मैं बहुत रोती थी, क्योंकि बिकॉज इतना मुश्किल काम, और जो टीना आपा ने गाया हुआ है और फरीदा आपा ने गाया हुआ है, नैरा आपा ने, इकबाल बानो आपा ने, और जितनी भी हमारी पाकिस्तान की लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं उन्होंने जिन्होंने गाया, तो बहुत मुश्किल काम। हाँ, फरीदा खानम, तो उन्होंने जितना भी गाया और जिसने गाया वो बहुत मुश्किल था और मुश्किल है, और मुश्किल नहीं कोई भी कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि बिकॉज छोटी सी मैं कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ को मैं करने की। और मेरी जो कोशिश होती है, जो मेरे उस्ताद कहते हैं जी कि आपने करना है, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को करना है तो अपने रियाज से ही करना है, क्योंकि गाना आपका रियाज से ही होता है। और अगर आपने लोगों को सुनाना है, सामने वाला जब आपको सुने तो एटलीस्ट कम से कम अगर आप 100% उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट 30% उसको प्रेजेंट करोगे, उसको फील हो कि यार नहीं, इसने 30% ये जो गज़ल गाई है तो ये परफेक्ट है। तो कोशिश मेरी यही होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी कोशिश है और मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। उसकी वजह ये कि आपने पूरी तैयारी की, उसके बाद आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी किसी इंटरव्यू के लिए आए। वैसे तो बीच में अप्रोच करते रहते होंगे लोग के आइए टीवी पे, फला चैनल पे, फला चैनल पे आप आइए। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि वो जो कच्चा पक्का फल होता है वो तो बदमज़ा होता है, उसको पूरा पकना चाहिए फिर। तो अब ये बताइए, आपके आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या और कुछ अपना वो करना चाह रही हैं? कॉम्पोजिशंस अपनी भी करती हैं, क्या है ज़रा कुछ इसके बारे में बताइए, या किसी के अरेंज की भी कॉम्पोजिशंस ही गाती हैं आप? आगे का हमारा यही प्लान है कि जी कुछ हमने नज़में नई अरेंज करनी है और उसके वीडियोस हमने उसके करने हैं, और यही हमने इस तरह काम कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जिस चीज़ को मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उससे लोग उससे खुश हों, उसको फील करें। अच्छा गानिया, अब जो नई नस्ल आ रही है या जो मौजूद है, वो फैज़ साहब के कलाम से आशना है या नहीं है? आपने क्या महसूस किया?
लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ और ऑब्जर्वेशन में भी है, सिर्फ महसूस नहीं कर रहा, ये एक्सपीरियंस भी होता जा रहा है मुझे कि जो अच्छी चीज़ें थी ना पहले की, वो अब नई नस्ल अडॉप्ट कर रही है। वो गाना अगर आतिफ असलम गाते हैं, ताजदार हरम गाते हैं तो सारी दुनिया को पता चल जाता है। आज जाने की जिद ना करो गाते हैं तो नई नस्ल को पता चल जाता है जी। तो आप तो एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि नई नस्ल, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो अभी नए नए जवान हो रहे हैं, उन्हें तो नहीं मालूम ना बहुत सारे शोरा का और बड़े बड़े शायरों का। तो जब फैज़ साहब का कलाम आप गाती हैं, आपकी महफिलें होती हैं, उसमें नई नस्ल की तादाद कितनी होती है? आपने जैसे आप कह रहे हैं कि जी कितने लोग इसको लाइक करते हैं और टीनेजर उसको कितना लाइक कर रहे हैं, और फैज़ साहब को जितनी भी एजेस हैं, चाहे इसमें टीनेजर हो या ओल्ड एज हो या जो भी हैं, सब लाइक करते हैं। और फैज़ साहब की कोई भी ऐसी नज़म नहीं है जो लोग लाइक नहीं करते। और टीनेजर क्राउड तो इतना पसंद करते हैं इन सब नज़मों को, जैसे कि बाहर आई, बोल के लब, कुछ पहले, इन आँखों आगे, नहीं निगाह, कब याद में, मतलब बहुत सारी जो नज़में हैं, ये सारी वो नज़में हैं जो लोगों को बहुत पसंद है। और जैसे कि आपने कुछ देर पहले मुझसे कुछ कहा था कि जी आप इतनी यंग है इस चीज़ को कर रहे हैं, तो लोग मुझे अक्सर जैसे कभी मैं जाती हूँ तो लोग यकीन नहीं करते, यार आप ये पढ़ रही हैं, वाकई में पढ़ रही हैं? तो मैंने कहा सर मैं लाइव पढ़ रही हूँ, तो आपको दिख रहा है और आप देख रहे हैं। तो लाइव पर गाना और रिकॉर्डिंग करके गाना तो वो डिफरेंस होता है। तो मेरी कोशिश और मेरे उस्तादों ने जो मुझे कहा हुआ है, जो सिखाया है मुझे, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं लाइव ही गाऊं, जितना भी मुझे आता है, जितना मैं कर सकती हूँ मैं लाइव तो ही गाती हूँ। देखिए आर्टिस्ट का फन तो वहीं पता चलता है, वरना मशीनों में तो आवाज़ मेरी भी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है, बहुत सारे लोग बनवा रहे हैं, उनकी मुझसे भी बुरी आवाज़ है, मैंने उनको लाइव सुना है। तो आप तो लाइव इतना बेहतरीन गाती हैं। पाकिस्तान से जब आप बाहर जाती हैं गानिया शाह, तो वहाँ आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत प्यार मिलता है और बहुत रिस्पेक्ट, और जिन शख्सियत को मैं पढ़ती हूँ और उनको तो वैसे ही लोग इतना प्यार करते हैं और प्यार करते थे और प्यार करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे इस मुल्क के लिए और लोगों के लिए जो लिखा है, उस चीज़ को समझना, पढ़ना और उसको सुनना, वो बहुत मुश्किल काम भी है और आसान भी है। और ये जितने भी लोग इन सब चीज़ों को सुनते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है जब मैं जैसे कंटिन्यू अपनी जो सिंगिंग कर रही होती हूँ ऑन द शो, तो वो जैसे ही लोग सुनते हैं, फर्स्ट मेरा जो स्टार्ट होता है वो कथा से होता है, जैसे ही मैं गज़ल स्टार्ट करती हूँ। इत्तेफाक तो ऐसा हुआ कि 2 साल तो कोविड रहा, कोरोना की वजह से सब बंद रहा। इससे पहले आप दुबई गई, अमेरिका गई, लंदन वगैरह, आपने कॉन्सर्ट किए अपने, है ना, बहुत जबरदस्त रहा है। और मैंने उसको देखा भी आपके यूट्यूब पर भी, वैसे भी शेयरिंग हुई आपकी हमारी, तो वो बहुत उम्दा थे। तो अब ये सोशल मीडिया जो है इस वक्त वो बड़ा ताकतवर हो गया है और उसकी ताकत से अब कोई इनकार कर नहीं सकता जी। तो इस वजह से मैंने भी अपना जो YouTube मेरा चैनल है हनीफ राजा के नाम से, वो और फेसबुक पेज हनीफ राजा, उस पे जो मुझे फीडबैक मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये टीवी के पैरेलल आ गया है जी। और हर आदमी बता रहा होता है, हर आदमी के हाथ में ना, घर पे सोफे पे बैठ के टीवी देखने की जरूरत नहीं है, आप चलते फिरते भी मोबाइल पर अपने सोशल मीडिया देख सकते हैं आप। तो उसके लिए आपने कोई पेज डेवलप किया है, कोई आपने YouTube चैनल बनाया है क्या? उसके लिए कोई वर्किंग हो रही है आपकी? वर्किंग हो रही है, सब चीज़ें लाइनअप हैं और हम चाह रहे थे कि जी हमारा जितना भी हम काम डालें, हम जितना भी हम काम कर रहे हैं और जितना भी मैं अपना शोज़ कर रही हूँ, हम चाहते हैं कि जी हम लाइवली डालें, नॉट लाइक रिकॉर्डिंग ना। वेरी गुड। तो हम रिकॉर्डिंग नहीं डालना चाहते और मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं नज़मों की, तो उसमें हमने कोई मशीन्स नहीं लगवाई हैं और कुछ नहीं करवाया है। जो मेरी वोकल है मैं वही चाहती हूँ कि वही आए, लोग वही सुने, बनिस्बत कि मैं लाइव गा रही हूँ मेरी वॉइस कुछ और आ रही है और जो मैंने रिकॉर्डिंग की भी उसकी वॉइस कुछ आ रही है, तो वो बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं नहीं चाहती ट्यूनर वगैरह लगा के आवाज को ट्यून कर देते हैं, नहीं ओरिजिनल होनी चाहिए। बल्कि मैं तो एक आपको मशवरा ये दूंगा कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ऑडिटोरियम में बड़ी खूबसूरत आपके साथ शाम मनाई गई, उसकी रिकॉर्डिंग आप YouTube पे डालें ताकि जो हमारे व्यूअर्स ये बात सुन रहे हैं वो YouTube पे जाके आपके गानिया शाह टाइप करेंगे तो उनके सामने ये तमाम चीजें आ जाएंगी और वो एंजॉय करेंगे। अब जाते जाते जरा मुझे ये भी बताइए कि घरेलू लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह आप मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है ना, मर्द के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एक खातून के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। घर के मामलात भी देखने हैं, किचन चाहे आप खुद हैंडल करें ना करें लेकिन सुपरविजन चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है, उसको मैनेज कैसे करती हैं? अल्लाह को शुक्र, हर चीज़ मैनेज करती हूँ और खाना भी खुद बनाती हूँ, हर चीज़, रोटी भी खुद बनाती हूँ। मैंने तो आपके हाथ के शामी कबाब और कढ़ाई खाए में, कढ़ाई और पुलाव
पुलाव खाए हुए आपने। अरे जिसके आप निवाले गिन रही थी। ओहो, कोई ऐसी बात ही नहीं, वाले मजाक गिन कर रही रहा थी। हूं। हाँ नहीं ऐसा नहीं। गानिया शाह ने इतनी लजीज मुझे डिशें खिलाई, पुलाव तो जवाब नहीं गानिया शाह अभी आपका। खिलाना है, लेकिन ये मुझे कहते हैं जी मैं डाइटिंग पे हूँ, लेकिन मैंने कहा सर्दी कौन आ गई। कहते हैं डाइटिंग पे हूँ? कहते हैं ना, हाँ, मैं तो हाँ, डाइट पे रहती हूँ, लेकिन ये कह रहे थे मैं डाइट पे हूँ, डाइट हाँ, करना है मैं मुझे। इतना नहीं खाता, तो मैंने कहा मैं- यार पाए खा लो ना, पाए बनाने जा रही हूँ, पाए तो चलना वरना आपको चाहिए, पता है पाए कि अगर सर्दियों में मैं- पाए जरूरी है। मैं पाए रोज खाने लगूंगा तो मैं पाए से भी ज्यादा हैवी हो जाऊंगा। ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, पाए आप एक दफा खा सकते हैं। हाँ, सर्दियों में साल में हाँ। एक ही सर्दी आती है, तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो ले सकते हैं। अभी हम आप। पाए पे बहस करने नहीं बैठे हैं यहाँ पे। जी। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आपने किचन की बात की ना, तो इसलिए मैं that's why ये reason बता मैं रहा हूँ आपको कि अगर बता मैं रही हूँ, जरूरत से telling you। ज्यादा खाऊंगा तो मेरी और आपकी फिटनेस जो है ना वो खत्म हो जाएगी। फिट तो हर आदमी को रहना चाहिए, हाँ, बहुत जरूरी चाहे वो शो बिजनेस में हो या ना हो, सेहत के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइए कि फैज साहब का तो इतना लंबा कंट्रीब्यूशन है, ऐसी इतना कलाम है और सारा उम्दा। सारा उसमें अगर हम किसी को ये टास्क दें कि कोई एक उनका कलाम आप चूज करें तो ये उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, ऐसी लेकिन बात। मैं ये चाहूँगा कि इजाज़त लेने से पहले आप जाते जाते फैज साहब का एक खूबसूरत सा कलाम पेश कीजिए, फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं कि जी जो लोग पसंद करते हैं तो कौन सा हमें देना चाहिए। मैं जो सीख रही हूँ, छोटी सी बात पे मैं ख़त्म करूँगी, जो मैं सीख रही हूँ, जो उस्ताद मुझे बता रहे हैं, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने जाना है इस चीज़ों को, कि सीधा गाना मुश्किल है और जो आप मुर्खियाँ लेते हैं, जो भी लेते हैं वो गा सकते हैं, लेकिन सीधा स्ट्रेट नोट्स लगाना इट्स सो डिफ़िकल्ट। मुश्किल गाना, मुश्किल शायरी, मुश्किल डायलॉग्स लिखना बहुत आसान है। जी, ऐसी बात है। आसान गाना, आसान शायरी, आसान स्क्रिप्ट लिखना जो आम फहम हो और जिसमें काम की बात हो, जी। दुनिया का मुश्किल काम है। क्योंकि मैं खुद भी स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मुझे अंदाज़ा है, आपकी तमाम बातों को मैं मानता हूँ, तायद करता हूँ। तो ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम आम आदमी तक पहुँचाना। ये आप जो कि मुश्किल काम बड़ी आसानी से कर रही हैं। तो गानिया, अब जाते जाते हमें फैज साहब का एक कलाम सुनाइए, फिर आपसे इजाज़त लेंगे। जी ज़रूर। बोल के लब वाह, आजाद हैं तेरे, आहा, बोली जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है, बोल के लब आजाद हैं तेरे। वाह, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच हनीफ राजा। बहुत शुक्रिया गानिया शाह, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाई। व्यूअर्स, आपने गानिया शाह को सुना। आप इस शो का फीडबैक हमें दीजिएगा। अगले हफ्ते मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हनीफ राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।